कहानी की शुरुआत ब्रायन नाम के एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर से होती है जो अपनी बेटी किम के लिए बर्थडे प्रेजेंट तैयार कर रहा था। दरअसल किम अपनी मां लेनोर और अपने स्टेप फादर स्टुअर्ट के साथ रहती थी क्योंकि कई साल पहले ही ब्रायन और लेनोर अलग हो चुके थे। हालांकि ब्रायन आज भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता था और इसी वजह से वो उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज देने के लिए जा रहा था। खैर थोड़ी देर बाद ब्रायन किम की बर्थडे पार्टी में पहुंच गया, जो कि कोई आम पार्टी नहीं थी बल्कि एक बहुत ही शानदार और महंगी पार्टी थी और ऐसा होना भी लाजमी था क्योंकि किम का स्टेप फादर स्टुअर्ट एक बहुत अमीर आदमी था। इसी बीच ब्रायन की मुलाकात अपनी एक्स वाइफ लेनोर से हुई, लेकिन लेनोर उसे देखकर ज्यादा खुश नजर नहीं आई। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि ब्रायन बार बार किम की जिंदगी में इस तरह दखल अंदाजी करे। मगर तभी किम की नजर दूर खड़े ब्रायन पर पड़ गई और वो खुशी से भागते हुए आई और उसने अपने फादर को गले लगा लिया। ये देखकर ब्रायन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई क्योंकि उसकी छोटी सी बेटी अब 17 साल की हो चुकी थी। खैर इसके बाद ब्रायन ने किम को उसका बर्थडे गिफ्ट दिया जो कि एक कराओके माइक्रोफोन था क्योंकि किम का सपना एक सिंगर बनने का था और ब्रायन उसके सपने को पूरा होते देखना चाहता था। अपना गिफ्ट देखकर किम काफी खुश हुई, लेकिन तभी स्टुअर्ट किम के लिए प्रेजेंट में घोड़ा लेकर आया जिसे देखकर वो भागते हुए गई और घोड़े पर चढ़कर खेलने लगी, जबकि ब्रायन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। खैर इसके बाद ब्रायन अपने घर लौट गया। इसी बीच उसके कुछ पुराने दोस्त भी वहाँ आ गए जो कभी उसके साथ काम कर चुके थे। सभी ने मिलकर काफी देर तक बातें की और थोड़ा वक्त एंजॉय किया। फिर जाते वक्त ब्रायन के एक दोस्त ने उसे याद दिलाया कि अगले दिन उन्हें एक फेमस सिंगर की सिक्योरिटी ड्यूटी पर जाना है। ब्रायन पहले ही इस काम के लिए तैयार था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के हाँ कर दी। अगले दिन ब्रायन और उसके साथी एक बड़े कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच गए जहां उस फेमस सिंगर का शो होने वाला था। सिंगर के आते ही पूरा माहौल शोर से गूंज उठा। फैंस उसकी एक झलक पाने के लिए पागल हुए जा रहे थे और ऐसी भीड़ में जरा सी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती थी। इसीलिए ब्रायन और उसकी टीम ने सिंगर को चारों तरफ से सिक्योरिटी देकर भीड़ के बीच से सुरक्षित तरीके से अंदर पहुंचा दिया। खैर इसके बाद सिंगर अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर कॉन्सर्ट के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद जब वो स्टेज पर जाने वाली थी तभी ब्रायन ने उसे रोक लिया। दरअसल ब्रायन अपनी बेटी किम के लिए उससे एक सलाह लेना चाहता था, इसलिए उसने सिंगर से कहा कि मेरी बेटी भी एक सिंगर बनना चाहती है, क्या आप उसके लिए कोई टिप दे सकती हैं? लेकिन सिंगर ने उससे कहा कि अगर मुमकिन हो तो अपनी बेटी से कोई दूसरा करियर चुनने को कहो। ये बात सुनकर ब्रायन को थोड़ा बुरा जरूर लगा, मगर उसने ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप वहाँ से चला गया। खैर इसके बाद ब्रायन और उसके साथी बैठकर टाइम पास करने लगे क्योंकि कॉन्सर्ट अभी काफी देर तक चलने वाला था। इसी बीच ब्रायन के फोन पर किम का कॉल आया। किम ने उसे बताया कि वो अगले दिन उसके साथ लंच करना चाहती है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर ब्रायन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खैर कुछ घंटों बाद कॉन्सर्ट खत्म हुआ और सिंगर हॉल से बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही उसके फैंस ने उसे देखा, देखते ही देखते वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक एक आदमी ने सिंगर पर हमला कर दिया, लेकिन ब्रायन ने बिना एक पल गवाए हिम्मत दिखाई और तुरंत सिंगर को बचाते हुए उसे सुरक्षित तरीके से कार तक पहुंचा दिया। जिसके बाद ब्रायन और उसकी टीम जल्दी से सिंगर को लेकर वहां से निकल गए। इतना सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि सिंगर बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। तब ब्रायन ने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह संभाला और उसे तसल्ली दी कि अब वो सुरक्षित है और ब्रायन की बातों से सिंगर को काफी हिम्मत मिली। इसके बाद वो लोग सिंगर के मेंशन पहुंच गए जहां सिंगर ने ब्रायन को खास तौर पर अपने रूम में बुलाया, जहां उसने ब्रायन को एक फोन नंबर दिया और बताया कि ये उसके पर्सनल वोकल कोच का नंबर है। साथ ही सिंगर ने ब्रायन से ये भी कहा कि अगर तुम्हारी बेटी सच में सिंगर बनना चाहती है तो मेरे कोच उसकी मदद करेंगे। इतना ही नहीं, मैं भी जितनी हो सके उतनी हेल्प करूंगी ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। ये सुनकर ब्रायन के चेहरे पर खुशी साफ नजर आने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज की ड्यूटी उसकी बेटी के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। खैर अगले दिन ब्रायन एक रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां थोड़ी देर बाद किम और उसकी मां लेनोर भी आ गई। इसके बाद कुछ देर तक सब नॉर्मल बातें करते रहे, मगर फिर किम ने ब्रायन के सामने एक पेपर रख दिया जो कि एक परमिशन फॉर्म था। किम ने ब्रायन को बताया कि वो अपनी फ्रेंड अमांडा के साथ पेरिस वेकेशन पर जाना चाहती है और इस ट्रिप के लिए उसे अपने फादर की परमिशन चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर ब्रायन बिल्कुल खुश नहीं हुआ क्योंकि किम और अमांडा अभी काफी छोटी थीं और किसी दूसरे कंट्री में अकेले ट्रेवल करना ब्रायन को बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं लग रहा था। मगर किम बार बार अपने फादर से रिक्वेस्ट करने लगी। तब ब्रायन ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस तरह परमिशन नहीं दे सकता क्योंकि मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता है। ये बात सुनकर किम का चेहरा उतर गया और वो उदास होकर वहाँ से उठकर चली गई। तब किम के जाते ही लेनोर ने ब्रायन से बहस करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि तुम आखिर किम को रोक क्यों रहे हो? क्या तुम्हें उसकी खुशी प्यारी नहीं है? वैसे भी तुम्हारी जॉब की वजह से हमारा रिश्ता टूट गया था, अब क्या तुम अपनी बेटी को भी खुद से दूर करना चाहते हो? लेनोर की ये बात सुनकर ब्रायन ने शांत रहकर जवाब दिया कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और इसी वजह से उसकी जिंदगी को रिस्क में नहीं
नहीं डाल सकता, लेकिन लेनोर लगातार उस पर जोर डालती रही। काफी देर तक बात चलने के बाद आखिरकार में ब्रायन ने बस इतना कहा कि मैं इस बारे में सोचकर फैसला करूंगा। अगले दिन ब्रायन खुद अपनी बेटी किम के पास गया, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था कि वो किम को पेरिस जाने की परमिशन देगा। ये बात सुनकर किम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मगर ब्रायन ने साफ कह दिया कि परमिशन के साथ कुछ शर्तें भी होंगी। ब्रायन ने किम से कहा कि पेरिस पहुंचने के बाद तुम मुझे रोज कॉल करोगी और जहां भी जाओगी उसकी पूरी जानकारी मुझे देती रहोगी। किम को अपने वेकेशन पर जाने की इतनी खुशी थी कि उसने ब्रायन की सारी शर्तें तुरंत मान ली। इसके बाद ब्रायन ने परमिशन पेपर पर साइन कर दिए और वो पेपर किम को दे दिए। ये देखते ही किम खुशी से अपने फादर के गले लग गई। खैर, इसके अगले ही दिन ब्रायन खुद किम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए निकला और थोड़ी देर ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच गए। जहां पहुंचते ही किम की नजर अमांडा पर पड़ गई और वो तुरंत उसके पास चली गई। इसी बीच ब्रायन की नजर किम के सामान पर पड़ी, जहां उसे यूरोप का एक मैप मिला, लेकिन उस मैप में सिर्फ पेरिस नहीं बल्कि यूरोप के कई अलग अलग देशों पर सर्कल बने हुए थे। ये देखकर ब्रायन तुरंत समझ गया कि किम का प्लान सिर्फ पेरिस में रुकने का नहीं बल्कि पूरा यूरोप घूमने का है। खैर, इसी बीच लेनोर भी वहां आ गई। तब ब्रायन ने उससे पूछा कि क्या किम और अमांडा पेरिस के अलावा और भी जगहों पर जाने वाली हैं, जिस पर लेनोर ने बिना झिझक के हाँ कर दिया। ये बात सुनकर ब्रायन काफी निराश हो गया, क्योंकि उसे पहले सिर्फ पेरिस ट्रिप के बारे में बताया गया था। तब लेनोर ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर मैंने तुम्हें पहले सच बता दिया होता तो तुम किम को कभी जाने ही नहीं देते। वैसे भी किम अब बड़ी हो रही है और उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। लेनोर की ये बातें सुनकर ब्रायन कुछ देर तक चुप रहा। शायद वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे गुस्सा करना चाहिए या अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ नजरअंदाज कर देना चाहिए। खैर, कुछ ही देर बाद किम और अमांडा अपनी फ्लाइट में बैठकर पेरिस के लिए रवाना हो गई और कई घंटों के सफर के बाद उनकी फ्लाइट पेरिस में लैंड हुई, जहां एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दोनों एक्साइटमेंट में फोटोज क्लिक करने लगी और अपने वेकेशन को एंजॉय करने लगी। लेकिन तभी पीछे से एक लड़का उनके पास आया और उनसे बात करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना नाम पीटर बताया। असल में पीटर काफी फ्रेंडली लग रहा था और बहुत ही आसानी से दोनों लड़कियों से घुल मिल गया। कुछ देर तक बात करने के बाद पीटर ने उनसे पूछा कि तुम लोग कहां से आए हो, जिस पर किम और अमांडा ने बताया कि हम कैलिफोर्निया से पेरिस घूमने आए हैं। ये सुनकर पीटर ने कहा कि यहाँ टैक्सी काफी महंगी होती है, तो क्यों ना हम टैक्सी शेयर कर लें। अमांडा को उसका ये आइडिया पसंद आ गया और किम ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बाद तीनों एक ही टैक्सी में बैठकर अमांडा के अपार्टमेंट तक आ गए, जहाँ अपार्टमेंट के बाहर पहुंचकर पीटर ने उन्हें अलविदा कहा, मगर जाने से पहले उसने दोनों को उसी शाम होने वाली एक पार्टी में इनवाइट भी कर दिया। किम को ये बात थोड़ी अजीब लगी और वो किसी अनजान इंसान की पार्टी में जाने में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन अमांडा ने बिना सोचे समझे पीटर को हाँ कर दी। खैर, इसके बाद किम और अमांडा अपार्टमेंट के अंदर चले गए, लेकिन उनके जाते ही पीटर ने तुरंत किसी को फोन लगाया और कहा कि यहाँ दो लड़कियां हैं और दोनों की उम्र करीब 18 साल है। दूसरी तरफ किम और अमांडा अपने फ्लैट में पहुंच चुकी थी। वहाँ आते ही अमांडा ने जोर जोर से म्यूजिक चला दिया और वेकेशन के जोश में डांस करने लगी। खैर, इसी बीच ब्रायन लगातार किम को कॉल कर रहा था, मगर म्यूजिक की तेज आवाज की वजह से किम को अपने फादर के कॉल सुनाई नहीं दिए। जब काफी देर तक किम ने कॉल रिसीव नहीं किया तो ब्रायन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। पता नहीं क्यों, मगर उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है और यही सोच उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। कुछ देर बाद जब ब्रायन ने दोबारा कॉल किया तो इस बार किम ने फोन उठा लिया। ब्रायन ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, हमारे बीच डील हुई थी ना, तुम मेरा फोन हमेशा उठाओगी। अपने फादर की बात सुनकर किम ने तुरंत माफी मांग ली। खैर, बात करते करते किम फ्लैट के दूसरे हिस्से में पहुंच गई, मगर तभी उसकी नजर कुछ अनजान आदमियों पर पड़ी जो जबरदस्ती अमांडा को अपने साथ ले जा रहे थे। ये मंजर देखते ही किम के होश उड़ गए और उसके सांसें तेजी से चलने लगी। दूसरी तरफ ब्रायन ने उसकी घबराहट महसूस कर ली और तुरंत पूछा, किम क्या हुआ, वहाँ क्या हो रहा है? तब किम ने डरते हुए बताया, डैड, कुछ लोग अमांडा को पकड़कर ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही ब्रायन समझ गया कि मामला बहुत सीरियस है। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम लोग किसी से मिले थे? तब किम ने याद करते हुए जवाब दिया, एयरपोर्ट के बाहर पीटर नाम का एक लड़का मिला था, वही हमसे बात कर रहा था। ये सुनकर ब्रायन के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई और उसे अंदाजा हो गया कि शायद इस सब के पीछे वही लड़का है। तब ब्रायन ने बिना वक्त गवाए किम से कहा, बेडरूम में जाओ और बेड के नीचे छुप जाओ। अपने फादर की बात सुनकर किम घबराती हुई बेडरूम की तरफ दौड़ी और बेड के नीचे जाकर छुप गई, मगर ब्रायन जानता था कि वो लोग उसे ढूंढ ही लेंगे, इसलिए उसने तुरंत अपना रिकॉर्डर निकाला और फोन से कनेक्ट कर लिया। फिर उसने शांत आवाज में कहा, ध्यान से सुनो किम, जब वो तुम्हें पकड़े तो जोर जोर से चिल्लाना और उनके बारे में जितनी जानकारी दे सको दे देना। वो कैसे दिखते हैं, क्या पहने हुए हैं, सब कुछ बताना। ये सुनकर किम और ज्यादा डर गई, मगर उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तभी वो गुंडे बेडरूम में घुस आए। इस दौरान किम अभी भी ब्रायन के साथ कॉल पर थी। कुछ देर तक वो लोग आपस में बात करते रहे। तब ब्रायन ने धीरे से कहा, फोन उनके थोड़ा पास रख दो, मुझे उनकी आवाज रिकॉर्ड करनी है। कुछ पल बाद ऐसा लगा जैसे वो लोग वहाँ से जा रहे हैं, मगर अचानक उनमें से एक गुंडे की नजर बेड के नीचे छिपी
किम पर पड़ गई। अगले ही पल उसने किम को पकड़ लिया। तब ब्रायन की बात याद करते हुए किम जोर जोर से चिल्लाने लगी और उस गुंडे के बारे में हर जानकारी देने लगी। पर तभी उस गुंडे को किम का फोन मिल गया और उसने फोन अपने हाथ में उठा लिया। तब ब्रायन ने बिना डरे उससे कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और जब मैं तुम्हें ढूंढूंगा तुम बहुत पछताओगे, लेकिन अगर अभी मेरी बेटी को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। मगर उस गुंडे ने ब्रायन की बात को मजाक समझा और उसने कहा कि जो हो वो करके दिखाओ, और इतना कहकर कॉल कट कर दिया। फोन कटते ही ब्रायन समझ गया कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है और उसे सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। अगले ही पल ब्रायन ने सारी रिकॉर्डिंग्स अपने दोस्त सैम को भेज दी और कहा, इन्हें ट्रांसलेट करो, मुझे हर एक लफ्ज समझना है। इसके बाद वो सीधा लेनोर के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने स्टुअर्ट से पूछा, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? क्या कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? स्टुअर्ट ने इन सारे सवालों का साफ इनकार कर दिया। तब लेनोर ने हैरानी से पूछा, ब्रायन आखिर हुआ क्या है? इस पर ब्रायन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, किम को किडनैप कर लिया गया है। और बस इतना सुनते ही लेनोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं रोने लगी, मगर ब्रायन ने उसे संभालते हुए कहा, मैं किम को ढूंढ लूंगा और उसे वापस ले आऊंगा। इसी बीच सैम का कॉल भी आ गया। उसने रिकॉर्डिंग्स ट्रांसलेट कर ली थी। ब्रायन ने स्पीकर ऑन कर दिया ताकि लेनोर भी सब कुछ सुन सके। सैम ने बताना शुरू किया, ये लोग अल्बानियन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। उनके एक्सेंट से लगता है कि वो ट्रोपोजा के हैं और जिस आदमी से तुम्हारी बात हुई थी उसका नाम मार्को है। फिर सैम ने आगे कहा, मेरी जानकारी के मुताबिक मार्को एक डेंजरस क्रिमिनल है जो कुछ महीने पहले ही पेरिस आया है, और सबसे बुरी बात यह है कि उसकी गैंग लड़कियों की ट्रैफिकिंग करती है। वो उन्हें ड्रग्स का एडिक्ट बनाकर प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेच देते हैं। ये बात सुनते ही लेनोर फूट फूट कर रोने लगी, मगर सैम ने तुरंत कहा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। वो लड़कियों को तुरंत स्मगल नहीं करते, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में वक्त लगता है, और अंदाजा लगाया जाए तो ब्रायन के पास लगभग 96 घंटे हैं। ये सुनते ही ब्रायन ने बिना एक पल गवाए पेरिस जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने तुरंत स्टुअर्ट से उसका प्राइवेट जेट मांगा और स्टुअर्ट ने भी बिना कोई सवाल किए उसका इंतजाम कर दिया, और फिर अगले ही पल वो पेरिस के लिए निकल गया। पेरिस पहुंचते ही ब्रायन सीधा अमांडा और किम के फ्लैट पर गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि पूरा फ्लैट तहस नहस पड़ा हुआ था। हर तरफ बिखरा हुआ सामान देखकर ही उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ कितनी जबरदस्त जद्दोजहद हुई होगी। इसके बाद वो उस रूम में गया जहाँ से किम को किडनैप किया गया था, और वहाँ मौजूद हर छोटे बड़े क्लू को ध्यान से देखने लगा। इस दौरान ब्रायन को किम का टूटा हुआ मोबाइल मिला। मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड भी था, जिसे उसने तुरंत निकाल कर अपने पास रख लिया। जब उसने उस मेमोरी कार्ड को चेक किया तो उसमें कई फोटोज मौजूद थी। ब्रायन एक एक करके सारी फोटोज देखने लगा, मगर तभी उसकी नजर एक ऐसी फोटो पर पड़ी जिसमें मिरर के अंदर पीटर की रिफ्लेक्शन साफ नजर आ रही थी। जिसके बाद ब्रायन ने उस इमेज को और क्लियर किया और अब पीटर का चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा था। आखिरकार उसके हाथ एक ऐसा सबूत लग चुका था जिसकी मदद से वो उन क्रिमिनल्स तक पहुंच सकता था। इधर दूसरी तरफ पीटर अपने अगले शिकार की तलाश में सबवे स्टेशन पर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक फॉरेन लड़की पर पड़ी और वो तुरंत उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद उसने उस लड़की से बात करना शुरू कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने अमांडा और किम के साथ किया था। यहाँ की टैक्सी काफी एक्सपेंसिव होती है, क्यों ना हम टैक्सी शेयर कर लें? और उसकी बातों में आकर वो लड़की भी मान गई। पीटर ने एक टैक्सी रोकी ही थी कि तभी पीछे से ब्रायन आया और उसने पीटर को पकड़कर सीधा टैक्सी के अंदर धकेल दिया, और ये सब देखकर टैक्सी ड्राइवर घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। इस बीच ब्रायन ने उसकी कॉलर पकड़कर कहा, कल यहाँ 2 लड़कियां आई थी, बता उनके साथ क्या किया तूने? मगर पीटर अनजान बनने लगा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। पर तभी अचानक एक लोकल आदमी वहाँ आया और उसने ब्रायन पर हमला कर दिया। मगर ब्रायन कोई आम इंसान नहीं था, उसने कुछ ही पलों में उस आदमी को पीट कर साइड कर दिया। लेकिन इस बीच पीटर वहाँ से भाग निकला। पीटर को भागते देख ब्रायन भी तुरंत टैक्सी में बैठा और उसका पीछा करने लगा। मगर तभी रोड पर इतना ज्यादा ट्रैफिक जमा हो गया था कि ब्रायन को टैक्सी छोड़कर पैदल ही उसके पीछे दौड़ना पड़ा। मगर पीटर भी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। लेकिन जब उसे लगा कि ब्रायन अब उसे पकड़ ही लेगा तो उसने एक ब्रिज से सीधा नीचे खड़े ट्रक पर छलांग लगा दी। लेकिन जब पीटर रोड पर उतरा तो उसे एक दूसरे व्हीकल ने उड़ा दिया। ये देखकर ब्रायन समझ गया कि उसका सबसे बड़ा सुराग उसके हाथ से निकल चुका है। मगर ब्रायन हार मानने वालों में से नहीं था। उसे याद आया कि उसका पुराना दोस्त जॉन पेरिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसलिए वो उसका पता लगाते हुए उस तक पहुंच गया। ब्रायन को अचानक अपने सामने देखकर जॉन भी काफी हैरान रह गया। कुछ फॉर्मल बातों के बाद ब्रायन ने उससे मदद मांगी, लेकिन जॉन ने पहले ही उसे चेतावनी देते हुए कहा, पेरिस में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर ब्रायन ने सीधा जवाब दिया, मैं सिर्फ कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ, वो अल्बानियंस हैं। ये सुनकर जॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जॉन का जवाब सुनते ही ब्रायन समझ गया कि
कि उसका दोस्त उसकी मदद करने वाला नहीं है, इसलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की और वहाँ से निकल गया। उस रात ब्रायन ने एक लोकल ट्रांसलेटर को हायर किया और फिर अपनी कार सड़क के किनारे लगाकर आसपास नजर रखने लगा। इसी दौरान उसकी नजर एक प्रोस्टिट्यूट पर पड़ी और ब्रायन तुरंत उसके पास गया और उससे सवाल करने लगा, मगर वो औरत उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बुरी तरह डरी हुई हो। तभी अचानक एक आदमी वहाँ आया। उस आदमी को देखते ही उस प्रोस्टिट्यूट के चेहरे का रंग उड़ गया और बिना कुछ कहे साइड हो गई, मगर उस आदमी ने ब्रायन को रोक लिया और उससे पैसे मांगने लगा, जिससे ब्रायन तुरंत समझ गया कि ये शायद उसी अल्बानियन गैंग से जुड़ा हुआ है। मगर फिलहाल उसने अनजान बनने का फैसला किया, जिसके बाद उसने चुपचाप उस आदमी को पैसे दे दिए, लेकिन इसी दौरान चालाकी से उसकी शर्ट पर एक छोटा माइक्रोफोन भी लगा दिया। जिसके बाद ब्रायन वापस अपनी कार में आ गया और उस माइक्रोफोन की मदद से उस आदमी की सारी बातें उसके फोन में सुनाई देने लगी। क्योंकि वो अल्बानियन लैंग्वेज में बात कर रहा था, इसलिए ब्रायन ने अपने ट्रांसलेटर को उसकी हर बात ट्रांसलेट करने के लिए कहा। कुछ देर बाद ट्रांसलेटर ने उसकी बातें समझते हुए बताया कि वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट का जिक्र कर रहे हैं, जहां उनके सारे काले धंधे चलाए जाते हैं। ये सुनते ही ब्रायन को एक नया सुराग मिल गया और अगले ही पल ब्रायन ने ट्रांसलेटर को कार से उतार दिया और खुद उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। वहां उसने एक वर्कर का भेष बनाया और अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े कंटेनर में पहुंचा जिसमें कई सारे बेड्स लगे हुए थे और हर बेड के आसपास पर्दे लटक रहे थे। ब्रायन एक एक पर्दा हटाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगा। वहां कई बेबस और लाचार लड़कियां मौजूद थीं, जिन्हें ड्रग्स देकर बेहोश रखा गया था, मगर अफसोस उनमें किम नहीं थी। इसी बीच ब्रायन की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसके पास किम की जैकेट थी। ब्रायन तुरंत उसके पास गया और जैकेट के बारे में पूछने लगा, मगर वो लड़की इतनी ज्यादा ड्रग थी कि कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। पर इतने में ही वहाँ कुछ गैंग मेंबर्स आ गए और उन्होंने ब्रायन पर हमला कर दिया, मगर ब्रायन ने बिना डरे एक एक करके सबको पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। इसके बाद ब्रायन उस लड़की को साथ लेकर वहाँ से निकलने लगा, लेकिन गैंग के और भी लोग उसके पीछे पड़ चुके थे। ब्रायन ने अपना दिमाग लगाया और चालाकी से उन सबको चकमा दे दिया, जिसके बाद उसने एक दूसरी कार चोरी की और उस लड़की को लेकर एक होटल पहुंच गया। इधर दूसरी तरफ कुछ गैंग मेंबर्स ने जॉन को फोन किया और कहा एक आदमी हमारे धंधे में टांग अड़ा रहा है। इतना सुनते ही जॉन समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्रायन ही है। दरअसल जॉन खुद भी करप्ट था और इन क्रिमिनल से मिला हुआ था, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो ब्रायन को रोकेगा। अगले दिन जॉन ने ब्रायन को कॉल करके एक पार्क में बुलाया, मगर ब्रायन भी काफी समझदार था। उसे अंदाजा हो गया था कि ये एक जाल हो सकता है, इसलिए वो जॉन के पास नहीं गया, जबकि जॉन ने पहले ही पुलिस को बुला रखा था ताकि ब्रायन को गिरफ्तार किया जा सके। मगर ब्रायन ने उन सबको चकमा दिया और वहाँ से निकल गया। खैर इसके बाद वो होटल वापस आ गया, जहाँ उसने उस लड़की का इलाज किया और उसका ख्याल रखा, जिसके कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो बुरी तरह घबरा गई। मगर ब्रायन ने उसे शांत करते हुए कहा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जब लड़की थोड़ी संभली तो ब्रायन ने उससे किम की जैकेट के बारे में पूछा। इस पर उसने डरते हुए बताया ये जैकेट मुझे एक लड़की ने दी थी क्योंकि बहुत ठंड थी। ब्रायन ने तुरंत पूछा वो लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी? तब उस लड़की ने बताया कि वो एक हाउस में मिली थी जिसका दरवाजा लाल रंग का था। ब्रायन ने उस हाउस के बारे में पूछा तो लड़की ने कहा उस जगह का नाम पैराडाइज था। ये सुनते ही ब्रायन बिना वक्त गवाए उस हाउस को ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आखिरकार उसे वो घर मिल ही गया जिसका दरवाजा लाल रंग का था। ब्रायन सीधा उसके अंदर चला गया। अंदर कई लोग मौजूद थे जो उसे देखते ही उसके सामने आकर खड़े हो गए। तब ब्रायन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा और एक फेक आईडी बताई, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और तुम्हारे बॉस से मिलने आया हूँ। ये सुनकर वो लोग उसे अपने बॉस के पास ले गए। वहाँ कई ऐसे लोग मौजूद थे जिनके साथ ब्रायन बात करने लगा और खुद को एक करप्ट ऑफिसर बताकर उनसे जानकारी निकालने की कोशिश करने लगा। मगर तभी उनमें से एक आदमी ने कुछ कहा और उसकी आवाज सुनते ही ब्रायन का चेहरा बदल गया। उसने ये आवाज पहले भी सुनी थी। ये वही आदमी था जिसने किम की किडनैपिंग वाले दिन फोन उठाया था। ये समझते ही ब्रायन उसके करीब गया और पूछा क्या तुम मुझे जानते हो? उस आदमी ने तुरंत मना कर दिया। तब ब्रायन उसकी आंखों में देखते हुए बोला कुछ दिन पहले ही हमारी फोन पर बात हुई थी। ये सुनते ही उस आदमी को सब समझ आ गया। उसे पता चल गया कि ये उसी लड़की का बाप है जिसे उसने किडनैप किया था और अगले ही पल उसने ब्रायन पर हमला कर दिया। मगर ब्रायन पहले से तैयार था। उसने उस आदमी को बुरी तरह पीटा और साथ ही बाकी गुंडों को भी एक एक करके धूल चटा दी। इसके बाद ब्रायन घर के हर रूम में किम को ढूंढने लगा, मगर इसी दौरान उसे अमांडा मिल गई। अफसोस ड्रग की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। अमांडा की लाश देखकर ब्रायन को काफी बुरा लगा, जिसके बाद ब्रायन उस आदमी को पकड़कर एक पुराने घर में ले आया, जहाँ उसने उसे कुर्सी से बांध दिया और उसके शरीर से बिजली के तार जोड़ दिए। फिर उसने किम की फोटो के सामने रखते हुए पूछा मेरी बेटी कहाँ है? मगर वो आदमी फिर भी चुप रहा। तब ब्रायन ने बिना हिचकिचाए उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिया।
जिसके बाद उस आदमी ने आखिरकार अपना मुंह खोल दिया और एक नाम बताया, सेंट क्लेयर। ये नाम सुनते ही ब्रायन समझ गया कि अब उसका अगला निशाना कौन है, इसीलिए वो वहां से निकलने लगा, मगर जाने से पहले उसने उस आदमी को करंट के हवाले कर दिया और वो वहीं तड़प कर मर गया। इधर दूसरी तरफ जॉन अपने घर पहुंचा, जहां वो आते ही अपनी वाइफ और दोनों बच्चों से मिला, मगर तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रायन पर पड़ी। ब्रायन को वहां देखकर जॉन के होश उड़ गए, लेकिन अपने परिवार के सामने वो कुछ नहीं कह सका। थोड़ी देर बाद वो अपने बच्चों को रूम में भेज देता है और खुद आकर ब्रायन के सामने बैठ जाता है। यहाँ ब्रायन उससे सीधा सवाल करता है, क्या तुम भी इस सब में शामिल हो? ये सुनते ही जॉन के चेहरे का रंग उड़ गया। पहले तो वो बात घुमाने की कोशिश करता है, मगर जब ब्रायन दोबारा वही सवाल पूछता है तो आखिरकार वो सच बोल देता है, मुझे बस पैसे चाहिए और वो पैसा कहीं से भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर जॉन अपनी गन निकालता है और ब्रायन पर तान देता है। ये देखकर उसकी वाइफ बुरी तरह घबरा गई, मगर तभी ब्रायन टेबल पर कुछ बुलेट्स रख देता है। दरअसल वो गोलियां जॉन की गन से निकाली गई थी और जॉन के हाथ में जो गन थी वो पूरी तरह खाली थी। वहीं ब्रायन के पास लोडेड गन मौजूद थी। अगले ही पल ब्रायन ने जॉन के हाथ पर गोली चला दी। ये देखकर जॉन का डर और भी बढ़ गया। तब ब्रायन ने कहा, अभी तो मैंने गोली हाथ पर चलाई है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगला शॉट सीधा सर पर जाएगा। ये सुनकर जॉन पूरी तरह सहम गया और आखिरकार उसने सेंट क्लेयर के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया और उसकी फोटो भी ब्रायन को दिखा दी। मगर मौका मिलते ही जॉन ने ब्रायन पर हमला करने की कोशिश की, मगर ब्रायन ने उसे उल्टा एक पंच मारकर बेहोश कर दिया और वहां से निकल गया। इधर सेंट क्लेयर एक हाई प्रोफाइल पार्टी में मौजूद था। ब्रायन भी दूर से उस पर नजर रखे हुए था, जिसके थोड़ी देर बाद उसने फेक आईडी का इस्तेमाल किया और पार्टी के अंदर घुस गया। वहां उसने सेंट क्लेयर को एलिवेटर में चढ़कर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाते हुए देखा। ब्रायन भी उसके पीछे जाने लगा, मगर एंट्रेंस पर उसे रोक दिया गया क्योंकि उसका नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं था। तब ब्रायन ने उस गार्ड को मारकर बेहोश कर दिया और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचकर उसने वेटर का गेटअप बना लिया और आसानी से अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो एक रूम में पहुंचा जहां एक आदमी लड़कियों की बोली लगा रहा था। वहां मौजूद हर लड़की को ड्रग्स दिए गए थे और उन्हें अमीर खरीदारों के सामने पेश किया जा रहा था। एक के बाद एक लड़की बिकती गई और फिर आखिर में किम को स्टेज पर लाया गया। किम नशे में इतनी धुत थी कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है इस बात का भी होश नहीं था। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर ब्रायन का खून खोल उठा। तब उसने चुपचाप उस आदमी के पास जाकर गन तान दी और कहा, इस लड़की को अभी खरीदो वरना कोई और इसे खरीद कर ले जाएगा। गन देखकर वो आदमी डर गया और उसने सबसे बड़ी बोली लगाकर किम को खरीद लिया, जिसके बाद ब्रायन उसे गन पॉइंट पर लेकर बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी सेंट क्लेयर के आदमियों ने ब्रायन को पीछे से मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक पाइप से बंधा हुआ पाया। उसके सामने सेंट क्लेयर अपने आदमियों के साथ खड़ा था। सेंट क्लेयर ने उसे देखकर पूछा, तुम आखिर हो कौन और यहाँ क्यों आए हो? ब्रायन ने बिना डरे जवाब दिया, वो लड़की मेरी बेटी है। ये सुनकर सेंट क्लेयर ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मगर ये बिजनेस है और बिजनेस इसी तरह चलता रहेगा। तब ब्रायन ने कहा, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मगर सेंट क्लेयर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, ये बाजार है और यहाँ जिसने पहले बोली लगा दी चीज उसी की हो जाती है। इतना कहकर सेंट क्लेयर ने अपने आदमियों को ब्रायन को जान से मारने को कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ब्रायन ने ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पाइप को तोड़ दिया और खुद को फ्री कर लिया, जिसके बाद वो एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में आ गया और रास्ते में आने वाले हर आदमी को ठिकाने लगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद उसका सामना सेंट क्लेयर से हो गया, जो एलिवेटर में भागने की कोशिश कर रहा था। तब ब्रायन ने देर किए बिना उस पर गोली चला दी और उससे पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? मगर सेंट क्लेयर चुप रहा। तब ब्रायन ने एक और गोली चला दी, जिसके बाद दर्द से तड़पते हुए सेंट क्लेयर ने आखिरकार सच बता दिया और एक बोट के बारे में बताया जहां किम को ले जाया जा रहा था। इतना सुनते ही ब्रायन ने उसका काम तमाम कर दिया। अब ब्रायन का अगला निशाना वो बोट थी, मगर तब तक वो बोट काफी दूर निकल चुकी थी। इसीलिए ब्रायन तुरंत बाहर निकला और एक कार चुराकर उसका पीछा करने लगा। वो कार को पूरी स्पीड में भगा रहा था। खैर कुछ ही देर बाद वो एक ब्रिज पर पहुंच गया और जैसे ही बोट उसके नीचे से गुजरी, ब्रायन ने बिना सोचे समझे सीधा उस बोट पर छलांग लगा दी। बोट पर उतरते ही उसने पहले गार्ड को खामोशी से खत्म कर दिया। इधर दूसरी तरफ जिसने किम की बोली लगाई थी, उस आदमी को ब्रायन के बारे में पता चल गया था। ये सुनते ही वो सतर्क हो गया और उसने अपने सारे आदमियों को ब्रायन के पीछे लगा दिया। मगर ब्रायन रुकने वालों में से नहीं था। उसने रास्ते में आने वाले हर गार्ड को खत्म कर दिया, जिसके बाद अब बारी थी उस आदमी की जिसने किम को बोली में खरीदा था। और फिर दोनों आमने सामने आए और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। काफी देर तक दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश करते रहे, मगर आखिरकार ब्रायन ने उसे हरा दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद ब्रायन उस आदमी के प्राइवेट रूम में पहुंचा जहां किम मौजूद थी, जहां वो अमीर आदमी ने किम के गले पर चाकू रखा हुआ था और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था।
ये देखकर ब्रायन ने भी अपनी गन उस पर तान दी। अगले ही पल उसने बिना झिझक गोली चला दी जो सीधा उस आदमी के सर में लगी, जिसकी वजह से उसका अंत हो गया। ये सब खत्म होते ही किम दौड़कर ब्रायन के पास आई और रोते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, आप मुझे बचाने इतनी दूर आ गए। ये सुनकर ब्रायन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं आऊंगा। अपने फादर की ये बात सुनकर किम और भी इमोशनल हो गई। ब्रायन ने हद पार करके अकेले पूरी गैंग का सफाया किया और अपनी बेटी किम को मौत के मुंह से निकालकर सही सलामत कैलिफोर्निया वापस ले आया। कहानी के अंत में किम अपने फादर को गले लगकर लव यू डैड कहती है, जिसके बाद ब्रायन उसे उसकी पसंदीदा सिंगर से मिलवाकर उसके चेहरे पर एक परफेक्ट मुस्कान ला देता है। लेकिन दोस्तों, ब्रायन ने तो अपनी जान इसलिए दांव पर लगाई क्योंकि बात उसकी अपनी सगी बेटी की थी। पर क्या हो अगर बचाने वाला कोई बाप ना हो और जिसके लिए दुनिया जलानी पड़े वो उसकी अपनी बेटी ही ना हो? क्या एक बिल्कुल अनजान इंसान किसी दूसरे की मासूम बच्ची के लिए पूरे अंडरवर्ल्ड से अकेले टकराने की हिम्मत रखता है? हमारी अगली रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक शोर शराबे वाले नाइट क्लब से, जहां डिटेक्टिव्स की एक टीम एक ड्रग कुरियर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए घात लगाए बैठी थी। मगर उनका पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि एक डांसर पहले ही वहां से ड्रग से भरा बैग चुरा चुकी थी। इस भयानक और काले धंधे से कोसों दूर एक आम सी बस्ती में हमारी मुलाकात होती है टे-6 से, एक बिल्कुल शांत और अकेला इंसान जो एक छोटी सी पॉन शॉप चलाता है, यानी गिरवी रखने वाली दुकान। दुनिया से पूरी तरह कट चुके इस आदमी की जिंदगी में इकलौती दोस्त है उसकी पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी मासूम बच्ची सोमी। पर दोस्तों, जब उस नाइट क्लब वाले ड्रग्स का कनेक्शन इस मासूम बच्ची के दरवाजे तक पहुंचता है और मौत उसके सर पर मंडराती है, तब बाहर से शांत दिखने वाले इस आदमी के अंदर का वो सूख चुका ज्वालामुखी फट पड़ता है। आखिर टे-6 है कौन? एक आम सा दुकानदार दिखने वाला यह आदमी एक अनजान बच्ची के लिए मौत का नंगा नाच क्यों शुरू कर देता है? ये राज जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करके पूरी कहानी देखें। अगर आपको कुछ नया देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। खैर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।